सहज सुखासन की स्थिति में बैठें। जो आसन हमारे लिए सर्वाधिक सुखदायी हो उस अवस्था में समम काया शिरोग्रीवा, सिर गर्दन और रीढ़ एक समावस्था में रखकर बैठें। न झुक कर बैठें न तन कर बैठें, सहज सुखपूर्वक सीधा बैठें। सहजता से पलकें बंद कर लें। हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कर लें। उनकी छवि अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लें। उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव हो। सृष्टि के आदिभूत स्वरूप नाद रूप ओंकार की आराधना मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करें। दोनों हाथ परस्पर जोड़ लें। लंबे गहरी श्वास भर लें। आराम से नीचे रख लें। पलकें बंद ही रहने दें। सहज भाव से आती जाती श्वास को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखें। आती जाती वायु के स्पर्श नासिका छिद्रों पर अनुभव कर लें। आने वाली श्वास को आते हुए और जाने वाली प्रश्वास को जाते हुए पृथक पृथक अनुभव कर लें। आने वाली प्रत्येक श्वास के साथ देह में वायु के विस्तार को प्रवेश से गंतव्य तक यानी नासिका से कोशिका तक पूरे मार्ग पर विद्युतीय तरंगों की तरह बहते हुए प्रत्यक्ष कर लें। और लौटने वाली प्रत्येक प्रश्वास के साथ देह से वायु के निस्तार को देह में वायु के उद्गम से निर्गम तक यानी कोशिका से नासिका तक पूरे मार्ग पर विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह बहते हुए प्रत्यक्ष कर लें। आने वाली प्रत्येक श्वास कुछ इस प्रकार देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, एक एक अणु परमाणु में विलय होती जा रही है। कुछ इस कदर हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल जा रही है, मानो यह समूची देह वायु से परिपूर्ण होती जा रही है। और लौटने वाली वायु देह के उसी गहनतम तल से एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से कुछ इस कदर निर्गमन करती चली जा रही है, मानो यह समूची देह पूर्णतया वायु से रिक्त होती जा रही है। एक पल जब श्वास अंदर आ रही है तो वह देह पर परिपूर्णता की अनुभूति दे रही है, किंतु अगले ही पल जब प्रश्वास बाहर चली जा रही है तो यह देह पर विपरीत अनुभूति, रिक्तता का आभास दे रही है। श्वासों के ये प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह बह रहे हैं, बिना एक क्षण रुके। आने वाली प्रत्येक श्वास अपने सहज प्रवाह में बहते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक पहुंच रही है,
वहीं जाने वाली प्रत्येक प्रश्वास अपने सहज प्रवाह में बहते हुए रिक्तता के चरम को छू रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास के साथ परिपूर्णता की उच्चतम स्थिति, सर्वोच्च शिखर, जाने वाली प्रश्वास के साथ रिक्तता का निम्नतम स्तर, परिपूर्ण रिक्तता, चरम बिंदु। इन दोनों ध्रुवों को, दोनों विपरीत छोरों को अलग अलग अनुभव कर लें। आने वाली श्वास के साथ परिपूर्णता का चरम बिंदु, जाने वाली प्रश्वास के साथ रिक्तता का चरम बिंदु। लेकिन प्रयत्न जरा सा भी नहीं, सहज भाव से ही आती हो श्वास और सहज भाव से ही जाती रहे। न लेना न छोड़ना, केवल दर्शन आती श्वास का परिपूर्णता के चरम बिंदु तक, जाती प्रश्वास का रिक्तता के चरम बिंदु तक। आंखें खोलो। हमने कल भी अपने श्वासों का बहुत डिटेल में दर्शन किया था। आज भी रास्ता वही था जाने आने का, और तो कोई दूसरा विकल्प है नहीं, और उसी को फॉलो करना था। अब आगे इसकी प्रकृति, इसका स्वभाव समझना जरूरी है। श्वासों की कल जो हमने बात की थी कि पहला परिचय हमारा हुआ श्वासों से। अब किस गति से ये आवागमन कर रहा है, एक निश्चित प्रवाह है, आते आते वो अपने हाइट तक पहुंच जाता है, तब ऑटोमेटिकली जो प्रवाह बदल जाता है, इसकी दिशा बदल जाती है। आपके निर्देश की ज़रूरत नहीं होती, निकलना शुरू हो जाता है। निकलते निकलते जब अपने लोएस्ट एंड तक पहुंचता है तो वापस अपने आप ऑटोमेटिकली आना चालू हो जाता है। आपको कोई उसके लिए अलग से किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कंफर्टेबली उसको चलने दे रहे हो और उसको फ्री छोड़ दिया है आने जाने के लिए, आप केवल ऑब्जर्व कर रहे हो, केवल किनारे पर खड़े होकर के देखना उसको आना और जाना, तो वो अपने नॉर्मल फ्लो में अपर हाइट तक जाता है और लोएस्ट हाइट तक, लोएस्ट डाउन टू द अर्थ हो जाता है। इन दोनों पॉइंट को हमको अब देखना है। देखने के साथ हमको जांच क्या करनी है, इसको अच्छे से एग्जामिन करके जांच लेना है। इसको एक छोटे से उदाहरण से और बेहतर समझ सकते हैं कि पूरा प्रोसेस जो चल रहा है, ब्रीदिंग प्रोसेस, इसको रन करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? लंग्स, डेफिनेटली। अगर कोई श्वास का रोगी किसी चिकित्सक के पास परीक्षण कराने के लिए जाता है, उसको फेफड़ों में समस्या है, श्वास लेने में छोड़ने में, जो नॉर्मल ब्रीदिंग चलता है उसका नहीं चलता है, तो प्राय सारे परीक्षण करने के बाद एक कुशल चिकित्सक औषधियों के अलावा, मेडिसिन्स के अलावा उसको एक छोटा सा सजेशन देता है। प्राय सभी श्वास रोगियों को एक अच्छा चिकित्सक की सलाह जरूर देता है कि आप मार्केट से कुछ बलून खरीद के लाओ और घर में जब आप फुर्सत में बैठो, बैठ करके बलून फुलाओ। प्राय सभी जिनको फेफड़ों से संबंधित किसी भी तरह की समस्या है तो उनको बलून फुलाने की सलाह दी जाती है। हम उस तथ्य को जानना चाहते हैं कि ये बलून फुलाने की सलाह के पीछे उसका उद्देश्य क्या है, क्या चाहता है। बलून फुलाने के लिए क्या करना पड़ता है? डीप एक्सहेलेशन। आप एक्सहेल आउट करके ही बलून फुला सकते हो, इनहेल करके कोई भी बलून नहीं फुला सकता। तो वास्तव में वो टारगेट किसको कर रहा है? आपके एक्सहेलेशन को। हाउ प्रोलॉन्ग्ड योर एक्सहेलेशन इज, आपकी वाइटल कैपेसिटी उसी पे डिपेंड करती है। ये वाइटल ऑर्गन्स हैं और इनकी कैपेसिटी
जितना वाइटल कैपेसिटी अच्छी होगी उतना लंग्स की कैपेसिटी अच्छी, उतना आपके हार्ट की कैपेसिटी अच्छी। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए रहस्य क्या है? एक्सेल प्रोलॉन्ग्ड, लंबा श्वास छोड़ना। तो अभी हम जांचेंगे, हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग चल रहा है, उसको हमने देख लिया, परख लिया, अब जांचना सीख गए। तो अब इसको टाइम के टर्म में डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? घड़ी तो देख नहीं सकते जब श्वास की तरफ पूरा ध्यान है। तो उसका एक तरीका है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट को फील कर लिया है। जब श्वास अंदर आना शुरू होता है, एग्जैक्टली जिस क्षण वो पहला स्पर्श मालूम पड़ता है नाक पे कि ये वायु अब अंदर आना शुरू हुआ, ये इनहेलेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से मन ही मन आपको गिनती गिनना शुरू करना है। 1 2 3 4 कब तक गिनना है? जब तक वो नॉर्मली आता रहता है। एक पर्टिकुलर टाइम तक वो एक इंटरवल तक आता रहेगा, उसका जब तक आना पूर्ण नहीं होगा, आप इंटरप्ट नहीं करते हो तो आता रहेगा। वो अपनी हाइट तक पहुंचे तब तक गिनती करना। जैसे ही ये फ्लो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन उसकी निकलना शुरू हो जाएगा, आपके किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं। जैसे आना पूरा हुआ, निकलना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। जैसे वो स्टार्टिंग पॉइंट से फिर गिनना शुरू करना, और जब तक वो कंप्लीट एक्सेल आउट हो जाता है, ऑटोमेटिकली एक्सेल आउट हो जाने दो, अपनी तरफ से फोर्स मत करना, तब तक फिर गिनती करना। क्या करना है? ये हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग रिदम है, नेचुरल ब्रीदिंग रिदम, जो जेनेटिकल है। इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम सामान्य अपने सारे कामकाज में पूरे दिन भर की दिनचर्या में लगे रहते हैं, तब क्या कभी हमको श्वास की तरफ ध्यान देना पड़ता है कि चल रही या नहीं चल रही, या कैसे चल रही? वी वोंट बॉदर। तो ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, लेकिन अब इसको एग्जामिन करना है ताकि हम इसको ऑप्टिमम लेवल तक ले जा सकें, इसको संस्कारित कर सकें, इसको ट्रेन कर सकें। संस्कारित करना माने ट्रेन करना, ऐसे ट्रेन कर सकें कि एक्सहेलेशन ज़्यादा डीप होता चला जाए, इनहेलेशन के कंपैरिजन में एक्सहेलेशन ज़्यादा डीप हो जाए, ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए। तो वो ट्रेनिंग करने के पहले हमको एग्जामिन तो करना है कि अभी नेचुरल रिदम क्या है, अभी कैसे चल रहा है। तो लेट अस एग्जामिन। हम शुरू करते हैं। हम दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। पहली बात, इफर्टलेसनेस, बहुत सतर्कता से, क्योंकि थोड़ा भी आपने ध्यान दिया श्वास की प्रोसेस पे, तुरंत आप पॉजिटिव हो जाते हो, तुरंत आप एक्टिव हो जाते हो। तो वो एक्टिव नहीं होना है, ये ध्यान देना। ये प्राय गलती होती है हर साधक से। तो अटेंटिव होना है, एक्टिव नहीं होना है, उसके प्रति अटेंटिव होना है। लेट इट कम इन, लेट इट गो आउट। जितनी देर में आ रहा है, टाइम की काउंटिंग करना है। आपकी गिनती जल्दी जल्दी भी चल सकती है, धीरे भी चल सकती है, दैट डजंट मैटर मोर। आपको अपने हिसाब से गिनना है। हमको केवल दोनों स्थितियों में कंपैरिजन करना है कि आने में कितना समय ले रही है और जाने में कितना। मेरी बात समझ में आ गई बराबर? कोई चीज़ ऐसी हो जो पूछनी हो, समझनी हो, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, तो आंखें बंद करें, रीढ़ गर्दन से सीधा सहज भाव से आती जाती श्वास को अपनी स्वाभाविक गति से बहने दें। न लेने का प्रयत्न, न छोड़ने की चेष्टा। जैसा भी आ रहा है आता रहे, जैसा भी जा रहा है जाता रहे। वायु के स्पर्श नासिका छिद्रों पर अनुभव कर लें। आने वाली श्वास के स्पर्श भिन्न है, जाने वाली प्रश्वास के स्पर्श भिन्न है। इन्हें एक दूसरे से सर्वथा अलग अलग अनुभव कर लें। अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, मन ही मन गिनती गिनना शुरू कर दें। सहज प्रवाहित वायु, सतत प्रवाहित वायु धारा प्रवाह वेग से, निर्बाध गति से, निष्प्रयत्न भाव से बहकर अंदर चली आ रही है और गिनती चलती जा रही है। उत्तरोत्तर यह परिपूर्णता के चरम बिंदु तक पहुंच गई, तब तक गिनती चली। इस चरम बिंदु पर जैसे ही प्रवाह की दिशा बदले, गिनती बदल दें। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रयत्न भाव, किंतु दिशा विपरीत।
अब उत्तरोत्तर बाहर जा रही वायु फेफड़ों को रिक्त करती जा रही है। यह रिक्तता अपने सहज प्रवाह में बहते हुए चरम बिंदु तक पहुंच गई, तब तक गिनती चले। इस चरम बिंदु पर पुनः पुनः प्रवाह की दिशा बदल रही है, पुनः पुनः गिनती बदलें। हर आने वाली श्वास के साथ पृथक गिनती गिने, हर जाने वाली प्रश्वास के साथ पृथक गिनती। पृथक पृथक गिनती के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं में लगने वाले समय का पृथक पृथक अनुमान लगा लें। आने वाली श्वास कितने समय में अंदर आ रही है और उस अनुपात में जाने वाली प्रश्वास कितना समय ले रही है। इन दोनों अवस्थाओं के बीच परस्पर समय के अनुपातिक संबंध को जान लें। यही हमारी स्वाभाविक श्वसन लय है, हमारी नेचुरल ब्रीदिंग रिदम। उसको पहचानें। कोई हस्तक्षेप नहीं, न लेने का प्रयत्न, न छोड़ने की चेष्टा। आती हुई को देखें, जाती हुई को देखें, गिनती गिनते हुए समय का अनुमान लगाते जाएं। निष्कर्ष पर पहुंच जाएं। बार बार के दोहराव से अब हम निष्कर्ष पर पहुंच गए। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको आने में कितना समय लगा? श्वास के काउंटिंग किया आपने? कितनी काउंटिंग हुई एक्सलेशन में? इट में भी आप उससे बिल्कुल भी मतलब किसी की काउंटिंग 20 तक जा सकती, दैट डजंट मैटर मोर। हमको अपनी ही श्वास के दोनों पहलुओं को कंपैरिजन करना है। दूसरा क्या कर रहा है वी वोंट नो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। किसी की 20 तक हो गई होगी, हमकी 2 तक रह गई, हमारी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको अपनी खुद की श्वास को कंपेयर करना है। 6 and 12 ओके, मेरी 3 and 6 3 and 6 ओके, 3 and 4 ओके। हम पूरे ग्रुप को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर अपन ग्रुप डिवीज़न करें तो कुछ लोग वो हैं जिनको आने में समय कम लग रहा है, जाने में ज़्यादा। कुछ लोग वो हैं जिनको आने और जाने में समय बराबर लग रहा है। कुछ लोग वो हैं जिनको आने में समय अधिक लग रहा है, जाने में कम लग रहा है। तीनों स्थिति हो सकती है। अब आदर्श स्थिति क्या है कि आने में और जाने में 1:2 का रेशियो, ये आइडियल पोजीशन। जब आने की तुलना में जाने में समय दुगना लगने लगे तो समझो कि आप ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच गए, अपने लंग्स की कैपेसिटी के ऑप्टिमम लेवल। तो हमको उसको ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये हम सबको क्षमता उस प्रभु ने दी है जिसने ये पूरा सिस्टम बनाया है। वी कैन रिटेन, वी कैन गेट इट स्लो। मैं तो रिटेंशन की बात भी नहीं कहूँगा, अभी रिटेन करने की बात भी नहीं है। वास्तव में स्पीड कम करनी है। एक्सलेशन के समय कॉन्शियसली बाहर जा रही श्वास की स्पीड को कंट्रोल करना, कम। जैसे नल की टोटी आप कम खोलो, पानी थोड़ा सा धीरे धीरे गिरता है और पूरा फुल फ्लो में। तो हमने अभी तक छोड़ रखा था उसको फ्री, जितना जाता है निकल जाए। अब बैरियर्स लगाना, यहाँ से हम अपनी ब्रीथ को ट्रेन करना शुरू कर रहे हैं। वास्तव में प्राणायाम का ये प्रवेश द्वार है। यहाँ से ट्रेनिंग की पहली सीढ़ी शुरू होती है कि हम अब कमांड दे रहे हैं, अपनी ब्रीथ को अब कमांड दे रहे हैं कि जाते समय आपको स्लो जाना है, आते समय चाहे जैसा आए नेचुरल आने देना, उसको इंटरप्ट नहीं करना, न लेने की कोशिश करना है, न आने से रोकना, न ज़्यादा उसकी गति को बढ़ाने की कोशिश करना, न धीमा करने की कोशिश करना। जैसा चले बिल्कुल नेचुरल, और उसको काउंट करना है। लेकिन जैसे ही एक्सलेशन स्टार्ट हो आपको बैरियर लगाना है, आपको वॉल को। तो जैसे दुर्गंध तेज उठती है तो हम कैसा श्वास रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं। तो ये है कैपेसिटी हमारी।
कुदरत ने ये हमको क्षमता दी है कि अपने ब्रीथ को रेगुलेट कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, धीमा या तेज कर सकते हैं। अच्छी महकती हुई खुशबू उठती हो तो गहरा श्वास लो। तो हमको अब श्वास जाते समय इस कुशलता से बैरियर लगाने हैं कि इट शुड नॉट बी इंटरप्टेड। उसकी स्पीड रुकना नहीं चाहिए कहीं भी। द फ्लो शुड बी कंटिन्यूअस, अनइंटरप्टेड, बट रिस्ट्रिक्टेड, बट स्लो, एंड इट शुड गो आउट इन द डबल टाइम। मेरी बात ठीक ठीक समझ में आ रही? कोई चीज़ जो पूछनी हो, समझनी हो, आते समय एक्सट्रीम नेचुरल, आते समय कोई इंटरप्शन नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई अटेंशन जरूर, कोई पोजीशन नहीं, जाते समय कमांड। और ऐसा एक फ्लो के अंदर, एक फ्लो, यस, इट शुड बी फ्लोड कंटिन्यूस, रोकना नहीं, धीरे, बिल्कुल स्लो एंड कंटिन्यूस फ्लो। एंड और कमांड क्या है कि जितने समय में आया है डबल टाइम में जाना चाहिए। तो आते समय आपने काउंटिंग किया है, अगर 1 से 3 में आया, मान लो फॉर द एग्जांपल, तो जाते समय 1 से 6 में जाए। ये गिनती हर बार बदल सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा उस गिनती के प्रति भी आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार में अगर 1 से 3 तक गिनने में आया था, दूसरी बार में वो 1 से 4 तक जा सकता है, तो छोड़ने में 8 गिनती चाहिए। दूसरी बार में 1 से 2 गिनने में ही आ गया, अगली बार में तो जाने में 4 में जाना चाहिए। दोनों के बीच जो प्रपोर्शन है, इट शुड बी मेंटेन। 1:2 का प्रपोर्शन मेंटेन करना है। इससे बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए कि 2 में आया और 8 में गया, वो भी चलेगा, बहुत अच्छा। वो नहीं, उसमें हम पॉजिटिव होने चाहिए। ये उसका वो भी नहीं है, हम कॉन्शियस नहीं, एक्चुअली हम कॉन्शियस ज़्यादा हो जा रहे हैं, और आपकी कॉन्शियसनेस नेचुरल फ्लो नहीं चलने देती। हमको उसको नेचुरली चलने देना है, लेकिन कमांडेड, रिस्ट्रिक्टेड। तो करें एक बार यही प्रयोग। रीढ़ गर्दन से सीधा, आंखें बंद, सहज भाव से आती जाती श्वास, न लेने का प्रयत्न, न छोड़ने की चेष्टा। जैसा भी आ रहा है आने दें, जैसा भी जा रहा है जाने दें। आती श्वास के स्पर्श नासिका पर अनुभव कर लें, जाती प्रश्वास के स्पर्श नासिका पर अनुभव कर लें। अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, मन ही मन गिनती गिनना शुरू कर दें। सहज प्रवाहित वायु, सतत प्रवाहित वायु धारा प्रवाह वेग से निर्बाध गति से निष्प्रयत्न भाव से बहकर अंदर चली आ रही है, और ये उत्तरोत्तर फेफड़ों को वायु से परिपूर्ण करती जा रही है। अपने सहज प्रवाह में बहते हुए यह परिपूर्णता चरम बिंदु तक पहुंच गई। तब तक गिनती चले चरम बिंदु पर। जैसे ही प्रवाह की दिशा बदले, जैसे ही प्रश्वास निकलनी प्रारंभ हो, अपनी आत्मचेतना का एक अंकुश, एक नियंत्रण प्रश्वास की गति पर लगा दें। एक लगाम इस कुशलता से कर दें कि प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह जारी रहते हुए भी नियंत्रित और मंद रहे। ध्यान रहे, रुक रुक कर टुकड़ों टुकड़ों में श्वास न निकले, वरन एक तेल की धार की तरह धारा प्रवाह बहती प्रश्वास नियंत्रित और मंद गति से बहते हुए 2 गुना गिनती चलने तक धीरे धीरे निकले। इसी क्रिया को बार बार दोहराएं। पुनः आती श्वास, पुनः नई गिनती, पुनः परिपूर्णता का वह चरम बिंदु जितनी गिनती हुई जैसे ही निकलना प्रारंभ हो, अंकुश लगा दें, लगाम कस दें, नियंत्रण लागू कर दें, गति को मंद कर दें, किंतु अवरुद्ध न होने दें। मंद गति से बहती प्रश्वास, नियंत्रित गति से निरंतर बहती प्रश्वास 2 गुना गिनती चलने तक निकले। बार बार यही प्रयोग दोहराएं, बार बार यही प्रयोग दोहराएं। आ रही श्वास को स्वाधीनता से आने दें, लेकिन जा रही प्रश्वास पर नियंत्रण लगा दें, अंकुश लगा दें, लगाम कस दें, इस कुशलता से कि प्रवाह अवरुद्ध न होने पाए। रुक रुक कर टुकड़ों टुकड़ों में श्वास न निकले,
वरन एक तेल की धार की तरह धारा प्रवाह बहती प्रश्वास नियंत्रित और मंद गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। हर आने वाली श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। गिनती चाहे हर बार बदलती है तो बदल जाने दें, किंतु अनुपात न बदले। हर आने वाली श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। हर अगली पुनरावृत्ति के साथ हमारा श्वसन तंत्र इस नवीन बदली हुई श्वसन प्रक्रिया का अभ्यस्त होता जा रहा है। उत्तरोत्तर यह अभ्यास और दृढ़ और परिपक्व होता जा रहा है। हर अगली पुनरावृत्ति के साथ जैसे जैसे अभ्यास की दृढ़ता, परिपक्वता बढ़ती जा रही है, अब ये हमारे स्वभाव का अंश बनने लगा है। अब ये हमारी आदत में ढलता जा रहा है। प्रारंभिक क्षणों में प्रश्वास के जिन वेगों को हमने चेतनापूर्वक मंद किया था, कॉन्शियस कंट्रोल लगाए थे, अब धीरे धीरे नियंत्रण के ये सारे सूत्र चेतन मन से अवचेतन मन में चले जा रहे हैं। कॉन्शियस कंट्रोल छूट गए, कॉन्शियस माइंड निष्क्रिय हो गया, सबकॉन्शियस में यह प्रक्रिया अब सबकॉन्शियस में चली गई, आदत बन गई। बिना प्रयत्न भी, बिना अंकुश के, बिना लगाम के अब सहज भाव से आती श्वास और उतने ही सहज भाव से जाती प्रश्वास, स्वच्छंदता से आती श्वास और बिना अंकुश के निकलती प्रश्वास, किंतु एक अभूतपूर्व परिवर्तन, एक रूपांतरण श्वासों की लय में इन क्षणों में प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। प्रारंभ में 1 और 2 का अनुपात जिसे हमने प्रयत्नपूर्वक साधा था, अब निष्प्रयत्न भाव से ऐसा ही घटित हो रहा है। न हम श्वास लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, न छोड़ने का प्रयत्न, न गति में कोई रुकावट। सहज भाव से आती श्वास और स्वाभाविक गति से जाती प्रश्वास, किंतु एक परिवर्तन, एक रूपांतरण अब श्वासों की लय में प्रत्यक्ष अनुभव में आने लगा है। श्वासें 1 और 2 के इस सहज अनुपात से बहने लगी है। आखिर कुछ परिवर्तन अनुभव होता है और वास्तव में ये हमारा मैकेनिज्म है। जिस काम को हम रिपीटेडली बार बार दोहराते हैं, वो धीरे धीरे जब कॉन्शियसली शुरू करते हैं, सबकॉन्शियस में चला जाता है। एक बार सबकॉन्शियस में कोई चीज़ चली गई, मैंने आदत पड़ गई, फिर बार बार उसकी तरफ कोई आपकी कॉन्शियसनेस जाती नहीं। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था, एक छोटी बच्ची रोटी बेलना शुरू करे तो पहली बार वो, और जब अभ्यस्त हो जाए एक दीर्घ अभ्यास के बाद, तो फिर उसकी मेंटल अटेंशन उधर नहीं भी रहती तो भी वो ऑटोमेशन में परफेक्ट चलता है। बिल्कुल प्रोसेस, ये प्रोसेस हमारा है सबके साथ कि कॉन्शियसली शुरू, इसी का नाम तो अभ्यास है। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, महर्षि पतंजलि ने अभ्यास की परिभाषा दी। अभ्यास किसको कहते हैं? सतु दीर्घ काल, लंबे समय तक, निरंतर, लगातार, बार बार करने से दृढ़ भूमि वो पक्का हो जाता है। यानी कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चलेगा और फिर वो स्वाभाविक रूप से वैसे ही चलने लगता है। हम सारा दिन भर काउंटिंग करते रहेंगे क्या? हमने मान लिया कि ये प्रोपोर्शन रखना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि हमारे लंग्स स्ट्रांग रहेंगे, हमारे हार्ट की फंक्शंस बहुत पावरफुल रहेगी। लेकिन सारा दिन भर कॉन्शियसली तो कैसे कर सकते हैं?
और भी तो गम है दुनिया में प्यार किसी में। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करके उसको सबकॉन्शियस में, और अभी आपने अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन महसूस किया है तो ये चीज़ काम करती है, पक्का है। बस रिपीट करना। ये हमने रिदमाइज तो कर लिया, लेकिन लंग्स की कैपेसिटी का कुछ पता है? मेरे एक परिचित हैं, थे मतलब, उनको लंग्स का कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि मैक्सिमम 6 महीना ये इससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और उनके जो पार्ट इन्फेक्टेड था वो सर्जरी करके निकाल दिया गया। वो महिला थी एंड शी सर्वाइव्ड ऑलमोस्ट 2 years आफ्टर दैट सर्जरी। तो वो 2 साल उसने कैसे निकाले होंगे? क्या ब्रीदिंग नहीं चल रहा था? ब्रीदिंग प्रोसेस वाज देयर। फेफड़ों में वायु के आने और जाने की प्रक्रिया तो जारी थी ना। तो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट से कई गुना ज़्यादा है। ये जो यंत्र उस कुदरत ने बनाया है, ये कितना मिरेकुलस है कि हमारी एक्चुअल जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कई गुना ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है, और उसकी 100% अगर यूटिलाइजेशन किया जा सके तो हम अपने जीवन को किस स्तर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसको समझना पहले पड़ेगा कि लंग्स की फंक्शन कैसे चल रही है। अभी आप नॉर्मल ब्रीथ चल रहा है, बैठे हो, हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस समय ब्रीथ तो चल ही रहा है, वो थोड़ी ना बंद हो गया। इस समय एक पल्टेशन, एक स्लो मूवमेंट आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है अपनी बॉडी पे। जस्ट ऑब्जर्व इट। कहाँ अनुभव हो रहा है? हल्का हल्का वायु के आने और जाने का प्रवाह अनुभव हो रहा है। किसी को नेवल पे, किसी को चेस्ट पे। इज इट राइट? वो जो स्पंदन है वायु के आने और जाने के, वो तो फील होते हैं ना। हम अगर कॉन्शियस हों उसकी तरफ, हम ध्यान दें तो हमको मालूम पड़ता है कुछ मूवमेंट चल रहा है ऊपर से। एक बच्चा सोया हुआ है, लेटा हुआ है, आराम से खेल रहा है, वो पेट उसका ऊपर नीचे चलता हुआ दिखता है, साफ दिखाई देता है। अभी आप ऑब्जर्व करो, थोड़ी देर आँख बंद करके बैठो और मूवमेंट कहाँ हो रही है उसको देखो। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अंदर चल रहा है, लेकिन उसके रिएक्शंस बाहर, उसके इम्पैक्ट्स बाहर हमको फील हो रहे हैं। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अंदर चल रहा है, उसके इम्पैक्ट्स बाहर फील हो रहे हैं। वो कहाँ हो रहे हैं? यस, आप अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। चेस्ट पे, Chest and slide on the abdomen also. यस Chest and यस, stomach. इट में डिफर, क्योंकि यही तो वास्तव में हम जो समझना चाह रहे हैं, यही सारा रहस्य है। जिन लोगों के एब्डोमेन पर मूवमेंट फील हो रही है, व्हाट डज इट मीन? एब्डोमिनल मूवमेंट क्यों हो रही है? डायफ्रामिक मूवमेंट। एक्चुअली वायु तो लंग्स में ही जा रही है ना, पेट में थोड़ी जा रही है। कोई रास्ता ही नहीं है पेट में जाने का। ये डायफ्रामिक मूवमेंट, आपका डायफ्राम, इट मीन्स योर लोअर लोब्स आर मोर एक्टिवेटेड rather than frontal lobes, rather than upper lobes. Lobes of the lung. लंग्स में जो आपके एल्वेलाइज हैं, जिनमें हवा जाती है, जो गुब्बारे हैं, बलून हैं, जिनमें हवा भरती है, तो जो लोअर लोब्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं। इसलिए आपको पल्पेशन कहाँ फील हो रहा है? नेवल में। डायफ्रामिक एक्शन, डायफ्राम जब वायु अंदर आ रहा है, इन लोब्स में जा रहा है सीधा डायरेक्ट, लोअर लोब्स में, डायफ्राम नीचे जा रहा है। जब वहाँ श्वास निकल रहा है, डायफ्राम ऊपर आ रहा है, ये खाली हो रहा है। सो लोअर लोब्स आर एक्टिवेटेड रादर देन
फ्रंटल एंड अपर लूब्स। जिन लोगों को सीने में मूवमेंट महसूस हो रही, उनके लोअर लूब्स के बजाय फ्रंटल लूब्स ज़्यादा एक्टिवेटेड है। क्या हम सबको एक साथ एक्टिवेट नहीं कर सकते? वी कैन, वी हैव सच कैपेसिटी टू इम्प्रूव दिस ब्रीदिंग प्रोसेस। तो इस क्रिया को हमने 4 पार्ट में बांट दिया। फर्स्ट पार्ट इज थोरेसिक ब्रीदिंग। इसमें हम जानबूझ करके सीने का ही संचालन करेंगे, श्वास लेने में और छोड़ने में। सेकेंड, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इसमें हम कॉन्शियसली एब्डोमेन को यूज करेंगे, यानी डायफ्रामिक मूवमेंट करेंगे। थर्ड, पेल्विस ब्रीदिंग। एक डायफ्राम और है हमारे, जहां अपान वायु का संचार है, लाइफ फोर्सेस डाउनवर्ड जा रहे हैं। वही तो है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकाल फेंकते हैं। वही तो लाइफ फोर्स है जिसकी नेचुरल फ्लो डाउनवर्ड है। उसको कमांड करना सीखना, वो पेल्विस ब्रीदिंग का भी हम उपयोग करते हैं ब्रीदिंग में। और लास्ट वन इज शोल्डर ब्रीदिंग। हम ये कॉलर बोन्स को भी ऊपर नीचे चला करके ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये 4 पार्ट में हम इसको सीखेंगे। पहला पार्ट है थोरेसिक ब्रीदिंग। सीना खूब फुलाएं, अपनी अपनी कैपेसिटी से जितना आप मैक्सिमम चेस्ट को एक्सपांड कर सकते हैं करें, वाइल ब्रीदिंग इन एंड वाइल एक्सहेलेशन जस्ट रिलैक्स इट, नॉट टू कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट रिलैक्स इट। उसको अपनी नेचुरल पोजीशन में आने दो, तब तक जाने दो श्वास को जैसा जाता है। लेते समय फिर इफर्टफुल ब्रीदिंग, छोड़ते समय इफर्टलेस ब्रीद आउट। इस बात को ठीक से समझ लेना। इनहेलेशन इफर्टफुल है और एक्सहेलेशन इफर्टलेस। तो सीने से चलाएंगे श्वास को, कितना फुला सकते हैं। जैसे सीने का माप किया जाना है, आपको सेना में भर्ती होना, फुलाओ, कितना फुला सकते, छोड़ दो, जस्ट रिलैक्स द मसल्स, एक्सपांड, रिलैक्स, रेज द चेस्ट, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स द मसल्स। खूब लंबी गहरी श्वास, पूरा सीना फुला, धीमी गति से लयबद्ध प्रश्वास, सीना पूरा ढीला, निकल जाने दो। जब श्वास अंदर आ रही है तो फुलनेस को फील करो, जब श्वास बाहर जा रही है तो उस एम्प्टीनेस को भी फील करना है। दोनों इसके जो छोर हैं उनको ठीक ठीक पकड़ लेना। आ रही वाली श्वास जब अंदर आ रही है, सीना पूरा फूलता जा रहा है, अपनी पूरी क्षमता तक जितना फुला सकते हैं पूरा फुला लिया। यहाँ परिपूर्णता का चरम बिंदु। जब छोड़ना शुरू किया, सीना नीचे आता गया, आता गया, आता गया अपने आप। और एक पॉइंट वो आया है, द लोएस्ट पॉइंट, जहाँ पूरी तरह आप खाली हो चुके हो, जहाँ से घुटन स्टार्ट होने वाली। दोनों पॉइंट को अनुभव कर लो, द अपर मोस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट। अब सेकेंड फेज पे चलेंगे इसके। जब आपने श्वास पूरा भरा था, सीना जितना मैक्सिमम आप एक्सपेंड कर सकते थे कर दिया था, तब आपको क्या फील हुआ? द फुलनेस, अपर मोस्ट हाइट ऑफ द फुलनेस। इसके आगे और अभी हवा अंदर आने की गुंजाइश नहीं है। वॉज इट एग्जैक्टली? सो लेट अस एग्जामिन क्या होता है, परिणाम क्या आता है। श्वास भरें, खूब सीना फुलाएं, अपनी पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक आकंठ श्वास भर लें। जब द फुलनेस अनुभव होने लगे तो कंधे ऊपर ले जाए। जैसे ही वो फुलनेस फील हो, कंधे ऊपर। अब धीरे धीरे कंधे नीचे। क्या हुआ जब आपने कंधे ऊपर उठाए? कुछ हुआ? थोड़ी हवा और अंदर आई। यू आर कैपेबल टू इनहेल मोर, जबकि हमको पहले तो ये लग रहा था कि इट इज़ द लास्ट हाइट। तो अभी इन दोनों प्रयोग को हम रिपीटेडली दोहराएंगे। श्वास भर के खूब सीना फुलाएं, अपनी पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक आकंठ श्वास भर लें। अब कंधे फैलाएं और गहरी श्वास, कंधे धीरे धीरे नीचे आने दें,
अपने आप श्वास को जाने दें, कोई प्रयत्न नहीं, अपने आप जिस रिदम से ऊपर ले गए उसी रिदम से नीचे, सीना नीचे निकलता जाए, निकलता जाए, निकलता जाए, पूरे खाली हो गए, फिर सीना फुलाएं, श्वास भरें, कंधे फैलाएं और गहरी श्वास, कंधे धीरे धीरे ढीले छोड़ें, आराम से जाने दें, आराम से जाने दें, फिर सीना भी ढीला छोड़ें और निकल जाने दें, पूरी तरह खाली हो जाने दें, पूरी तरह खाली अपने आप हो जाने दें, प्रयत्न नहीं। जैसे ही पूरा खाली हुए फिर भरना शुरू, सीना फुलाएं, परिपूर्णता के चरम बिंदु तक, आकंठ गले तक श्वास भर गया और कंधे फैलाएं और गहरी श्वास, कंधे नीचे, सहज मंद प्रश्वास, सीना नीचे, निरंतर प्रश्वास, सीना नीचे आते 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 अब आपको वो एम्प्टीनेस फील हो रहा है। जब जहाँ से आपने सीने को एक्सपेंड करना शुरू किया था, आप वापस वहाँ पहुँच गए, जैसे ही वहाँ पहुँचे अब टोटल एम्प्टीनेस फील हो रही है। अब और हवा अंदर नहीं बची जिसको बाहर निकालना हो, अब तो लेना पड़ेगा। क्या ऐसा फील हो रहा है? सो लेट अस एग्जामिन क्या वास्तव में क्या स्थिति है? तीसरी स्टेप पे चल रहे हैं हम। श्वास भरते हुए सीना फुलाया, कंधे फैला दिए, पूरा श्वास अंदर आ गया, धीरे धीरे कंधे, स्लो एंड ग्रेजुअल मूवमेंट, रिदमिक मूवमेंट, कंधे नीचे, आराम से श्वास निकल रहा है, सीना नीचे, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, खाली हो चुके हो, अब घुटन महसूस होने लगी है, ध्यान देना। इस समय 1 सेकंड के लिए रुको और अपने नाभि को अंदर खींचो, पीठ की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करो, नेवल मसल्स को पीठ की तरफ खींच दो, धीरे से नाभि को ढीला छोड़ो। क्या हुआ जब आपने नाभि को अंदर खींचा? डायफ्राम ऊपर गया, तो जो थोड़ी सी रुकी हवा लोअर लोब्स में थी वो एक्सेल आउट हो गई और निकल गई बाहर। क्या एग्जैक्टली ऐसा हुआ? 2, 3, 4 बार रिपीट करो, कंफर्म करो कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही अनुभव में आ रहा है। श्वास भरते हुए खूब सीना फुलाएं, अब कंधे फैलाते हुए और गहरी श्वास, कंधे धीरे धीरे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना धीरे धीरे नीचे और गहन प्रश्वास, नाभि का संकुचन कर दें, फेफड़े पूरी तरह खाली हो गए, घुटन पूरी हाइट पर अपने, टोटल वैक्यूम, धीरे से नाभि ढीली छोड़ें, जैसे वैक्यूम में हवा जाके इसी तेजी से अंदर आ रही, नाभि ढीली छोड़ते ही सीना फुलाएं और भरें, कंधे फैलाएं और गहरी श्वास, कंधे धीरे धीरे ढीले छोड़ें, अपने आप जाने दें श्वास को, प्रयत्न नहीं है, सीना भी ढीला छूटता जाए, वहाँ तक बिना प्रयत्न के श्वास पूरा खाली हो गया, पूरा निकल जाए तो यहाँ से इफर्ट शुरू है, एक्सलेशन में इफर्ट, जब नाभि आप अंदर खींच रहे और फोर्सफुल एक्सेल आउट, टोटल वैक्यूम, धीरे से नाभि ढीली छोड़ें, आने दें वापस वायु को, सीना फुलाएं और कंधे फैलाएं और गहरी श्वास, धीरे धीरे कंधे ढीले छोड़ें, धीरे धीरे सीना ढीला छोड़ें और नाभि को संकुचित करें और गहरी प्रश्वास, टोटल वैक्यूम, पूरा खाली हो जाते हो आप। और वो वैक्यूम फील होता है कि अब तो घुटन तेज होने लगी है, अगर श्वास रोका तो कठिनाई होगी, वो वैक्यूम की पोजीशन फील होनी चाहिए, टोटल वैक्यूम क्रिएट किया है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से चौथी स्टेप की तरफ चलेंगे। चौथी स्टेप है पेल्विक रीजन का उपयोग करना। उसके लिए हम अपने रेक्टाइल मसल्स को यूज़ करते हैं। रेक्टम में एक सर्कल है मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स है, उनको हम रिटेन कर सकते हैं। हमारी जो रिटेंशन की पावर है, वो मस्कुलर रिंग है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और दरवाज़ा बंद। इसको योग की टर्मिनोलॉजी में मूल बंध नाम दिया। ये मूल आधार है हमारा, जहाँ पर हम टिके हुए हैं, हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड है इस पे। रीढ़ का आखिरी छोर वहाँ जा कर के हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बेस्ड तो स्पाइन पे ही है। स्पाइन के चारों तरफ पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर किया हुआ है, तो ये मूल है हमारा। उस मूलाधार को कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही संकुचित किया, जो डाउनवर्ड लाइफ फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती, अपवर्ड हो जाती। इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है? पेल्विक डायफ्राम पर। और पेल्विक डायफ्राम अपवर्ड मूवमेंट करता है। जैसे ही अपवर्ड मूवमेंट करता है, इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट उस वैक्यूम पे
जो हमने भी फील किया। अब कैसे होता है, प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर, वो शब्दों में शायद बात समझ में नहीं आए, लेकिन प्रैक्टिकल करने से आपको एग्जैक्टली वो बात समझ में आ जाएगी कि क्या असर होता है उसका। तो करेंगे इस बार, चारों क्रियाएं हैं अब एक साथ। तो क्रम से श्वास भरते हुए खूब सीना फुलाएं, अपनी पूरी क्षमता पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक आकंठ श्वास भर लें। अब कंधे फैलाएं और गहरी श्वास, धीमी किंतु लयबद्ध गति से कंधे नीचे, सहज मंद प्रश्वास, लगातार सीना नीचे और निरंतर प्रश्वास। अब प्रयत्न करना भी का संकुचन और गहन प्रश्वास, फेफड़े पूर्णता से रिक्त, यहाँ गुदाद्वार का संकुचन। धीरे से टाइम मसल्स को ढीला छोड़ें, धीरे से नाभि को ढीला छोड़ें। क्या हुआ परिणाम, एक बार फिर ऑब्जर्व करेंगे, एक बार फिर ऑब्जर्व करेंगे। आप निष्कर्ष निकालने की जल्दी भी मत करो, हम 2-3 बार रिपीट करेंगे, फिर क्या परिणाम आता है उसको आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जो परिवर्तन आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो कि ये ही पूरे प्राणायाम के भवन के स्ट्रक्चर का बेस है। इसको अगर ठीक ठीक आपने कंसेप्ट नहीं किया तो आगे की पूरी व्यवस्था गड़बड़। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है इसका, इसको समझ लेना, इसको ठीक ठीक जान लेना नितांत ज़रूरी है। तो इसको 2-3 बार हम पूरी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए सीना फुलाएं, अपनी पूरी क्षमता पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक आकंठ श्वास भर लें। अब कंधे फैलाएं और गहरी श्वास, धीमी किंतु लयबद्ध गति से कंधे नीचे, सहज मंद प्रश्वास, धीरे धीरे सीना नीचे, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन करते हुए और गहन प्रश्वास, टोटल वैक्यूम, मूलाधार का कुंचन, मूलबंध शिथिल, नाभि शिथिल। मैंने इस बार इंस्ट्रक्शन देने में थोड़ा लेट किया, क्या आपको कोई परेशानी थी? बड़ा वैक्यूम क्रिएट, वैक्यूम बड़ा क्रिएट होता है। हाँ, लेकिन दैट वाज योर अंडर योर कंट्रोल। जब मैं जो मुख्य बदलाव आया वो क्या आया? नाउ यू आर कॉन्फिडेंट दैट आई कैन होल्ड दैट कंडीशन। टोटल वैक्यूम है, हवा नहीं है अंदर, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब पूरा बाहर, कंफर्ट बढ़ता है, कंफर्ट जोन में। जो डिस्कम्फर्ट था ड्यू टू दैट लेक ऑफ ऑक्सीजन, जो डिस्कम्फर्ट था वो खत्म हो गया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिवर्तन है। नाउ आई कैन होल्ड, वही तो सीखना है ना आगे, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रीथ को होल्ड करना और वही कंफर्टेबली होल्ड करना, तभी तो सारी क्रियाएं आगे बनेगी। कुंभक के बगैर प्राणायाम जीरो है। श्वास के प्रवाह को रोक देना, श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। जब तक उस नॉर्मल मूवमेंट को आप रिटेन नहीं करते हो तब तक तो प्राणायाम हुआ ही नहीं। तो रिटेंशन की पावर भी तो चाहिए, वो कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। तो ये लंग्स की कैपेसिटी को एक्सपांड करके हमने इनडायरेक्टली एक और कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप की है टू रिटेन ब्रीथ। तो इसको 3-4 बार दोहराएंगे पूरी प्रोसेस को, समय उतना ही अपने पास है? श्वास भरते हुए खूब सीना फुलाएं, परिपूर्णता के चरम बिंदु तक आकंठ श्वास भर लें और कंधे फैलाते हुए और गहन श्वास, धीमी किंतु लयबद्ध गति से कंधे नीचे, सहज मंद प्रश्वास, धीरे धीरे सीना नीचे, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन करते हुए और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबंध शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार, प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन, प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबंध शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार, प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन, प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबंध शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार, प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास,
नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल, नाभि शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। अब क्या परिवर्तन आने वाला है इस छोटी सी क्रिया से? सबसे सरल प्रयोग है, सबसे प्रारंभिक प्रयोग है, लेकिन बदलाव कितने गहन है। कल हमने अपने अपने परमानेंट ब्रीथ रेट काउंट किए थे। आपका कितना था? 16 12 परमानेंट ब्रीथ रेट कल काउंट किया था हमने। 22। इसमें थोड़े से बदलाव इसलिए है कि किसी के गिनने की गति धीमी, किसी के गिनने की गति तेज, ये भी हो सकता है। और हम कितना उसको बगैर सक्रिय हुए, बगैर पॉसेसिव हुए कितना फ्री छोड़ करके काउंट कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन परिवर्तन कहाँ आ रहा है? एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए 15 से 20 श्वास माने गए हैं मेडिकली। एक स्वस्थ व्यक्ति 15 से 20 श्वास प्रति मिनट लेता छोड़ता है। हमारी उम्र का रहस्य पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाले सेक्रेशन में, एंड वी हैव allotted a certain number of breaths. We can't change it. We can't increase it nor decrease it. A certain number of breaths are allotted to each and every person. अब निर्भर करता है, जैसे हम मोबाइल सब लोग यूज करते हैं, रोज बैटरी चार्ज करते हैं, फिर आप क्या क्या एप्स उस पर आपने डाउनलोड किए हैं और कितना उसका यूटिलाइज करते हैं, उस पर लाइफ बैटरी की डिपेंड करती है। जितना मैक्सिमम आप उसका यूज़ करेंगे उतना ही बैटरी तुरंत रिचार्ज करने के लिए, यानी आपको पावर से कनेक्ट होना पड़ेगा बार बार। ये हमारी बैटरी है, ये चार्ज है, लेकिन हर हमारे एक फंक्शन के साथ मेंटल एज गुड एज फिजिकल, एज गुड एज इमोशनल, जितने फंक्शंस हैं उनके साथ ये सारे एप्स हैं हमारे। हम इस बैटरी को यूटिलाइज कर रहे हैं और इट इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज ग्रेजुअली, एंड डेथ इज द लास्ट पार्ट। वहाँ ये बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाती है। हमारे मोबाइल की बैटरी अगर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए तो हम क्या करते हैं? फिर चार्जिंग पे लगाते हैं। चार्जिंग करना मानी सोर्स ऑफ पावर से कनेक्ट होना। सोर्स ऑफ पावर से कनेक्ट करने के लिए हमको कार्ड की ज़रूरत होगी। बगैर वो चार्जिंग कार्ड के आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा। द सुप्रीम पावर इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक वो सुप्रीम पावर से कनेक्ट नहीं करोगे आपकी बैटरी चार्ज होने वाली नहीं है। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। योग भी उनमें से एक है, भक्ति भी उनमें से एक है। दीज आर द चार्जिंग। तो ऐसे सुप्रीम पावर से जुड़ना पड़ेगा। और दूसरा पक्ष इसका, आपके यूटिलाइजेशंस को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा वांट्स, जितनी ज़्यादा ईगर्स, उतना ज़्यादा कंजम्पशन बैटरी का। जाको कछू न चाहिए वो शाहन को शाह।
गुरु नानक देव जी को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया कि हाजिर हों। उनके बंदों को लौटा दिया उन्होंने वापस। खुद दरबार गुरुदेव के पास हाजिर हुए तो उन्होंने कहा तुमने मेरी इसी मैं फरमान की नाफरमानी की। तो बोले मुझे तुमसे कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम मेरे पास आओ। तो मुझे तो तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुमको चाहिए तो तुमको ही आना पड़ेगा। तो जाको कछू नहीं चाहिए, मैं तुम तो फिर भी भिखारी हो कि उस दाता के आगे तो हाथ पसार के ही खड़े हो, क्योंकि तुम्हारी वांट्स हैं, तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारे को कुछ न कुछ चाहिए रोज। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो जाको कछू नहीं चाहिए, वो शाहन को शाह, सारे बादशाहों का भी बादशाह है। तो अपनी वांट्स जितनी ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा ऐप्स हमारे मोबाइल में, उतने ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन, उतना ज़्यादा बैटरी की डिस्चार्ज होने की संभावना है ज़्यादा। तो अपने आप को समेटो, केंद्र की तरफ लौटो, परिधि पे हो, अभी हो परिधि पे। और जितनी ज़्यादा बड़ी परिधि उतनी ज़्यादा दौड़। परिधि जितनी बड़ी होगी, सर्कल जितना बड़ा होगा, दौड़ उतनी अधिक। जितना ज़्यादा दौड़ोगे उतना ही जल्दी थको। दौड़ कम करते जाओ, घेरा छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ। इतना छोटा कर दो। प्राणायाम में हम क्या सीख रहे हैं? टू डिनाय द नीड ऑफ ऑक्सीजन। नो, नाउ आई हैव नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। ये तुम्हारी ऑक्सीजन अपने पास रखो, वातावरण को मना कर दो, नहीं चाहिए, हम उसके बिना भी जिंदा रह सकते। ये सामर्थ्य। कल अपन बात करेंगे डिटेल में, समय हो गया है। सॉरी, मेरे फोन से डिस्टर्ब हैं? फोन से डिस्टर्ब हुआ। हाँ ठीक है, स्विच ऑफ कर दिया करो और तो बजने दो उसको, उस तरफ ध्यान ही मत दो। नहीं, मैं तो नहीं दूंगा, कोई भी मत दो। जैसे आप नहीं दे रहे ऐसे बाकी भी नहीं दे, क्योंकि आपका फोन सबसे ज़्यादा ध्यान आपका जाना चाहिए और आपका ही नहीं जा रहा तो हम क्यों ध्यान दें? हम दूसरों की पीड़ा से ज़्यादा दुखी हैं। ये बड़ी समस्या है इस दुनिया की। तो दूसरों को पीड़ित होने दो, अपन निश्चित रहो। धन्यवाद। ओम का नाद करें, 3 बार ओम का नाद करें। एक मेरा यहाँ बहुत था कि ओम का उच्चारण का थोड़ा सा कल बात करेंगे, कल बात करेंगे, जरूर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस सृष्टि के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हो, बात करेंगे कल। बहुत अच्छा विषय है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम